नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार संकट के बीच अब इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर नौकरी जाने की तलवार लटक गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 टॉप आईटी कंपनियां इस साल 56,000 आईटी प्रोफेशनल्स की छटनी करने वाली हैं। इसमें सिर्फ एक कंपनी कॉग्निजेंट ने ही 15,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की छुट्टी के संकेत दिए हैं। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड हंटर्स का तो ये भी अनुमान है कि अगले 3 साल तक आईटी सेक्टर से सालाना करीब 2 लाख प्रोफेशनल्स की नौकरी चली जाएगी। मैकिन्जे एंड कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में आईटी सेक्टर में मौजूद लगभग आधे कर्मचारी अप्रासंगिक हो जाएंगे। इन खबरों के बीच देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से ये भी खबर आई है कि इस बार कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ 86% छात्रों का सिलेक्शन हो पाया। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 13 से 14% कम रहा। वैसे ये भी सच है कि भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख को ही नौकरी मिल पाती है। तो ये संकट क्यों है? क्या इंजीनियरिंग सेक्टर का ऑटोमेशन की तरफ बढ़ता रुझान इसके लिए जिम्मेदार है, या वो नीतियां और परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से एक वक्त देश को महाशक्ति बनाने का सपना दिखाने वाला ये सेक्टर आज मजबूर नजर आ रहा है? क्या ये कॉर्पोरेट का भविष्य की चुनौतियों से बेखबर होना प्रदर्शित करता है, या इसके कारण कहीं और हमारी नीतियां और हमारी सोच से भी जुड़े हैं? क्या हम इससे वाकिफ नहीं थे कि ये समस्या आने वाली है? ये समस्या कहीं इस वजह से तो नहीं कि हमने खुद की भूमिका टेक्नोलॉजी ट्रेडर्स तक सीमित कर ली? उसकी दिशा और भविष्य की खोज की तरफ हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर भारत नए स्किल एक्वायर नहीं करेगा तो आने वाले वक्त की चुनौतियों से कैसे मुकाबला करेगा? सरकार और कॉर्पोरेट के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? तो आज हम बात करेंगे हमारी तकनीकी ताकत क्या है और हमारे सिस्टम में कमजोरियां कहां हैं। तो आईटी उद्योग में संकट क्यों है और इंजीनियरिंग सेक्टर को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ उससे जुड़े तमाम जानकार और विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं धनंजय सिंह, आप डायरेक्टर जनरल हैं एनएचआरडी में। एनएचआरडी आपकी संस्था देश की सबसे बड़ी एचआर प्रोफेशनल संस्था है जो तमाम कंपनियों के रिक्रूटमेंट में अपना योगदान देती है। इसके अलावा हमारे साथ हैं द हेड हंटर्स इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस लक्ष्मीकांत, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं एसोचैम में चेयरमैन एसके जिंदल, आप इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट्स के चेयरमैन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा दिल्ली आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एसके काले हैं, SR काले हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में एक जो खबर आई जिसका हमने अभी उल्लेख भी किया कि आईआईटीज़ में लगातार प्लेसमेंट की संख्या गिर रही है, तो उसकी वजह क्या है, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं SK शशि कुमार, आप वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। आपसे बात करेंगे कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है उसकी वजह क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं कंसल्टिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट सुधीर धवन, और इस वक्त आप एथर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर तमाम युवाओं का भी स्वागत करना चाहूँगी। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप लोगों को अपने भविष्य की राह ज़रूर कुछ खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन हम अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं ताज़ा हालात किस तरह के हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में छटनी का मौसम है। नौकरियां इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 बड़ी आईटी कंपनियां इस साल 56,000 आईटी कर्मियों की छटनी करने वाली हैं। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड हंटर्स के मुताबिक अगले 3 साल में आईटी सेक्टर में हर साल 1.25 से 2 लाख तक नौकरियां चली जाएंगी। हेड हंटर्स इस निष्कर्ष पर मैकिन्जे एंड कंपनी द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर पहुंचा। मैकिन्जे का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में आईटी सेक्टर में मौजूद लगभग आधे कर्मी अप्रासंगिक हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक आईआईटी से कैंपस प्लेसमेंट में भारी गिरावट आई है। 2016-17 में जिन छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपना नाम दिया था, उनमें से सिर्फ 66% को ही नौकरी मिल पाई, जबकि 2015-16 में यह संख्या 79% थी।
मध्यवर्गीय परिवारों में इंजीनियरिंग पढ़ाने का खूब शौक है। माता पिता अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने में लगा देते हैं। इसके लिए वो कर्ज लेते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला दिलाने की इसी होड़ का नतीजा है कोटा या नेल्लूर जैसे शहरों में अनगिनत कोचिंग सेंटर्स का उगाना। लेकिन इंजीनियर बनना अब खुशहाल जिंदगी की गारंटी नहीं रहा। कारण कई हैं। अमेरिका और दूसरे देशों में अपनाई गई वीजा नीतियों का बुरा असर हुआ है। ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इंजीनियर्स की जरूरत घटी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी नई नौकरियां नहीं पैदा कर पा रही। कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में मंदी का आलम है और तैयार हो रहे ज्यादातर इंजीनियर्स की गुणवत्ता पर गहरे सवाल हैं। भारत में इस समय 23 IIT, 31 NIT, 20 IIIT और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आने वाले 3,288 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनसे हर साल 15 लाख छात्र इंजीनियरिंग पास करके बाजार में आते हैं, लेकिन चमकते करियर का उनका सपना टूटता नजर आ रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रिस साहब, मैं आपकी संस्था, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद काफ़ी चर्चा में है, इसलिए मैं अपनी शुरुआत चर्चा की आप ही से करना चाहूँगी। ये जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 50% से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। आप लोगों ने बताया कि अगले 3 साल तक 2-2 लाख नौकरियां हर साल के हिसाब से ख़त्म होंगी या छटनी होगी। तो ये जो संकट देखने को मिल रहा है, क्या इसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है या वाकई संकट है और इस पर अब चिंता करनी ज़रूरी है? क्या हो रहा है कि कंपनीज, IT कंपनीज में 15%, 20% का पीपल लीव एवरी ईयर, मैंने छोड़ते हैं और दूसरे जॉब में जाते हैं। उसकी जगह में अभी आजकल उसका फिलिंग अप नहीं हो रहा है। सपोज इन्फोसिस लीजिए, 2 लाख आदमी है, तो 10% पकड़ेंगे तो 20,000 आदमी। तो 20,000 आदमी निकल गया, रिटायर हो गया, रिजाइन हो गया, तो उसके जगह में ये लोग 5,000 या 10,000 लेते हैं। सो नेट, दैट इज व्हाट आई मीन बाय लूजिंग ऑफ जॉब्स। दे आर नॉट फिलिंग अप। वो जो जॉब्स जा रहे हैं उसको रोबोटिक्स ले लेते हैं, ऑटोमेशन कर लेते हैं, एंड दे आर डूइंग इट टू सर्वाइव इन द मार्केट। अभी उनका क्लाइंट्स है अमेरिका में या यूरोप में, वो लोग बोल रहे हैं कि आगे यू हैड 100 पीपल, नाउ यू रिड्यूस इट टू 60 एंड यू पास ऑन द बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट हमको भी देना है। दिस इज द नॉर्मल इन द इंडस्ट्री। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ये जो खबरें आ रही हैं जगह जगह से, आपकी संस्था भी ये रिपोर्ट लेके आई, क्या ये वाकई बहुत बड़ा संकट है या ये एक नॉर्मल सिचुएशन है? इट इज नॉट वेरी नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, मैं धनंजय जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग की नज़र में क्या ये संकट बड़ा है और इससे निपटने के लिए, इससे मुकाबले के लिए क्या कोई तैयारी है इंडस्ट्री की? देखिए, मैं ये कहूँगा संकट छोटा नहीं है, और जहाँ तक तैयारी की ज़रूरत है इसमें हमें कई स्तरों पे तैयारी को देखना पड़ेगा। मैं 4 स्तरों में बात करूँगा उसमें। सबसे पहले हमें जो विद्यार्थियों के स्तर पे हमको ये देखना पड़ेगा कि विद्यार्थी को हम जो उनके लिए लैब है, उनके लिए जो इंडस्ट्री है वो एक लैब है। जैसे कि डॉक्टर्स के लिए हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साथ रखते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि स्टूडेंट के लेवल पे हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर दें जो इंडस्ट्री की असली ज़रूरतें हैं। नहीं, वो तो हम बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है और उसको कैसे मीट करना है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इस समय संकट है, आप कह रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, बहुत गहरा नहीं भी है तो नॉर्मल भी नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ सकता है? लोगों को और किस तरह से इसके मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए? इसके मुकाबले के लिए देखिए, हमें उन मार्केट्स को ढूंढना होगा जहाँ की हमारे उन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर हम यूरोप और अमेरिका पे ही फोकस करेंगे और सोचेंगे कि सारा हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो हमें वहाँ से पैसे आते थे आते रहेंगे, वो नहीं होने वाला है, वो बदल रहा है। हमें फोकस करना पड़ेगा उन जगहों पे, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ पे कि हमारे जो यूथ हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है,
उनको हम दूसरी जगह ले जा सकें। जी, तो कैसे मुकाबला करना है आप इसके बारे में बात करें। मैं सुधीर जी से के पास जाना चाहूँगी। सुधीर जी, सभी लोग मान रहे हैं कि ये जो आईटी सेक्टर में इस समय रोजगार का संकट है ये सामान्य नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सारे एजेंसीज तो ये कह रही हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी वर्तमान इंजीनियर्स हैं उसके 50% लोग अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो इस संकट को आप किस तरह से देखते हैं और मुकाबले के लिए इंडस्ट्री क्या तैयार है? अभी तो तैयार नहीं है, इंडस्ट्री को तैयार होना पड़ेगा ये, और इसमें टाइम लगेगा। इसके स्किल हमें डेवलप करने पड़ेंगे, ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा। तो इसमें हमें बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनना चाहिए जिसके हिसाब से हम फ्यूचर को सामना कर पाएँ। जिंदल साहब, मैं आपके पास जाऊं उससे पहले आपसे जानना चाहती हूं, ये केवल परिस्थिति से पैदा हुआ कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ नीतियों में भी बदलाव की ज़रूरत है? क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है? क्या सिर्फ ये ऑटोमेशन, वीज़ा पॉलिसी, जॉबलेस ग्रोथ, स्लो डाउन इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इसकी वजह से हो रहा है या कोई और भी वजह है? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। सारे बिजनेसेस समय समय पे वो बदलते हैं। कहीं पे चेंजेस वो बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं। इस समय इसमें एक बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ पर भी ज़रूरत है कि जो पर्पज़ है उसके हिसाब से अगर हम उसको क्रिएट करें तो वो पर्पज़ फुलफ़िल करने के लिए हमारे लोग तैयार होने चाहिए। तो पता लगेगा कि ज़रूरत ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन हम ये ना सोचें कि जो हमें मिल गया है या जो हमने पढ़ लिया है या जो हमने कर लिया है या जो सीख लिया है वो आगे आने वाले 20 सालों के लिए या 30 सालों के लिए काफ़ी है। हर समय नया डायनामिक चीज़ें हैं, लाइफ डायनामिक है। हर समय हमें कोशिश करना चाहिए नया एक्वायर करने के लिए, नए स्किल, नई कोशिश, नई मेहनत, नए पर्पस। अगर हम उसके साथ उसमें चलेंगे तो फिर हम कभी पुराने नहीं पड़ेंगे या कभी हम बिना काम के ना हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि जो हो गया, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब बस हो गया, अब बाकी की ज़िंदगी हम आराम से बिता सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है आज के ज़माने में। वो तो हम बात कर लेंगे काले साहब से कि पढ़ाई कैसे करनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ वजह क्या है? इस मुश्किल को मैं कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं मानता। सभी ट्रेड्स में आता है। मैं 43 ईयर्स से बिजनेस में हूँ। समय समय पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके सुधार, जो गैप क्रिएट हो जाता है, जो ज़रूरत है और जो हमारे पास है, उस गैप को फुलफिल करना पड़ता है। वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाएं। वो स्टेप्स आइडेंटिफाई। आप लोग इंडस्ट्री में हैं, 40 साल से, आप खुद कह रहे हैं कि मैं बिजनेस में हूँ। मैं जानना चाहती हूँ जो बिजनेस में इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से छटनी हो रही है, जिसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं या उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? जा रही हैं, वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं बेहतर नौकरियां मिल रही हैं। कोई निकाल नहीं रहा उनको। HDFC बैंक से 15,000 लोग गए पिछले कुछ सालों के अंदर। उन्होंने नए लोग नहीं लिए, लेकिन वो जो 15,000 लोग गए अपनी मर्जी से गए, वो घर नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहीं जाने को जगह मिली तब वो गए हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने जॉब कम हो गए। लेकिन वो क्रिस साहब आपसे सहमत नहीं है? जो कह रहे हैं, क्रिस साहब नहीं सहमत है, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। See, banks, new banks like Bandhan Bank, Ujjivan Bank, Equitas Bank बोलकर नया आया, so Paytm, etc. So these people have gone to most of these new banks, but they what HDFC उनका automation कर दिया तो वो बंद हो गया। They will not take back this 15,000 people. That is what I mean. जब नए बैंक नहीं, लेकिन जो SDFC में जो उनकी सैलरी थी या जिस तरह का उनका रेपुटेशन था, जो जॉब स्टैंडर्ड का जिस स्टैंडर्ड का जॉब था, क्या उसी स्टैंडर्ड उसी सैलरी बेसिस पे उन्होंने दूसरे बैंक्स में ज्वाइन किया या उससे बेहतर किया? अगर उससे बेहतर किया तब तो इनकी बात सही हो सकती है, अगर उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर तो इनकी बात गलत साबित होगी। नहीं, HDFC अच्छा सैलरी देते हैं। HDFC का बोनस टारगेट्स एंड ऑल आर बेटर। नहीं, दूसरे बैंक्स जहाँ पे उन्होंने नौकरी ज्वाइन की नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। क्या ये मोटिवेशन आमतौर पर जो लोग काम करते हैं या जो लोग जॉब में जाते हैं उनके अंदर होता है कि हम जो है ज्यादा बड़ी पोस्ट ले लें भले ही सैलरी कम मिले, ये मोटिवेशन होता है? नहीं, मैं एक्चुअली इस इश्यू को थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जॉब्स का इश्यू एक, इट्स नॉट दैट दिस इश्यू हैज कम अराउंड इन द लास्ट 3 months or 4 months. It's an issue that is affecting every country of the world after the crisis. There are many reasons for it. First reason is, say, if you look at trade in the world, global trade, we had very high rates of trade growth between 1990 and 2014. Very high growth. And that facilitated
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इट फैसिलिटेटेड जॉब क्रिएशन, ये सब हुआ। लेकिन 2013-14 से ट्रेड ग्रोथ कट हुआ है। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल ट्रेंड। Many countries are now getting into nationalist practices. This is very important to understand. नहीं, लेकिन शशि कुमार साहब, अगर पूरी दुनिया में ये हो रहा है तो हम ये मान के बैठ जाएं कि पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है, इसलिए हमें भी बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सब जगह ट्रेड घट रहा है तो हमारी नौकरियां जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपने पहले पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया था, ये था कि देखो, अगर आप वैल्यू एडेड में आप शेयर, मैंने अभी एक स्टडी किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेरी इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, वेयर वी हैव सीन, से देयर आर 4 फैक्टर इनकम्स। एक फैक्टर इनकम है प्रॉफिट, एक फैक्टर इनकम है वेजेस, एक फैक्टर इनकम है रेंट, एक फैक्टर इनकम है इंटरेस्ट। ये चारों कैलकुलेट करके आपका वैल्यू एडेड मिलता है। अगर आप इंडिया में ये ट्रेंड देखेंगे, प्रॉफिट शेयर हैज इंक्रीज्ड from around about 20% to 60% in the last 3 decades. 3 decades, हाँ, 3 decades. Wage income, labor income जो कहते हैं, has declined from 45% to around about 20%, less than 20%. वो तो आई थिंक ग्लोबल ट्रेंड भी है। ये क्यों हो रहा है? सम कंट्रीज में टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। हमारा यहाँ ये इश्यू है कि इट इज अ क्वांटिटी क्वालिटी इश्यू। आप देखो, आप जब जॉब में है, there's a quantitative dimension of job. आप किस टाइप का जॉब में है, that is more important. As an engineering student, once I get an engineering degree, there is a certain kind of aspirations that these young people will have. But when you get an offer, the point that you were raising is much lesser to what your aspirations are. There the problems start. You may opt out. आपको मैं एक statistics दे दूंगा. It's a very important statistics for youth of this country. 25% of India's labor force today, that is those in the working age group of 15 to 64, are neither employed, okay, they're not employed, neither educated, in the sense like they're not in education, and they're not in training. इसको एक category बोलते हैं NEET. It's a very important category. Very important category. This is the category that we should be focusing. Might be I have a degree, I stay away. जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग उद्योग का संकट नहीं है, पूरे जॉब्स ही, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सब जगह जॉब का यही हाल है। पर मैं फिर से इंजीनियरिंग सेक्टर पे आना चाहती हूँ। भारत में 2005 में 7 IIT हुआ करती थी, इस समय 23 IIT है, NIT 31 है और IIIT 20 के करीब है। और 2006-07 में करीब 1511 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज 3288 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और सालाना तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर होकर निकलते हैं, यानी पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। हमने अभी बताया कि सिर्फ 5 लाख लोगों को नौकरी मिल पाती है और कुछ लोगों को जितना उनकी योग्यता है उससे कम मिलती है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है। क्या हमारे देश में इंजीनियर्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इस वजह से ये ज़्यादा बड़ी संकट आ रही है? आपने कहा कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर का नहीं, दूसरे सेक्टर्स का भी है, पर मैं दूसरे सेक्टर्स के बारे में बाद में बात करूँगी। पहले ये बताइए कि क्या इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पैदा होने लगे हैं, और जैसे जैसे वक्त के साथ बिजनेस बदलता है उस तरह की पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग जॉब में ट्रेडिशनली 3 कैटेगरीज कही है। एक जो हम कहते हैं कि 15 लाख इंजीनियर है, ये ज़्यादातर बैचलर्स डिग्री के हैं। फिर होता है मास्टर्स डिग्री, और उसके ऊपर होता है PhD, डॉक्टरेट। अब अगर हम मास्टर्स और डॉक्टरेट नंबर्स हमारे देश के देखें तो वो बहुत ही कम है। इसलिए जो बैचलर्स ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा है, उनको नौकरी मिलने में मुश्किल हो रहा है। और जॉब्स क्रिएशन का स्ट्रेटेजी तो ऐसे होना चाहिए कि या तो आप बैचलर्स बेस को बढ़ाओ, तो उसमें आपको उसी तरह का नॉलेज और स्किल सेट चाहिए, या फिर आप पिरामिड को ऊपर करो कि तब आप ज़्यादा जब रिसर्च करोगे, जब अपने आप इनोवेट करोगे मशीन्स का, प्रोसेसेस का, तो उसमें आपको PhD लोग भी चाहिए, मास्टर्स भी चाहिए, और दैट विल क्रिएट, उससे ज़्यादा बैचलर्स की भी पोटेंशियल क्रिएट होगी। तो दैट विल इंक्रीज द टोटल बास्केट ऑफ जॉब्स, और देश का टेक्नोलॉजिकल बेस भी स्ट्रांग होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी तरफ से इनोवेशन, डिज़ाइन, रिसर्च करके ये बास्केट बड़ा करना चाहिए।
तब जॉब्स और क्रिएट होंगे। नहीं, मैंने जो ये पूछा, ठीक है बास्केट बड़ा करना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए तो सभी लोग जानते हैं, पर अभी जो संकट है वो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस वजह से है, या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो लगातार कम होती जा रही हैं इस वजह से है, या फिर पढ़ाई की गुणवत्ता कहीं ख़राब हो रही है इस वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं? वजह क्या है? IITs को भी लोग क्यों नहीं आप तरजीह दे रहे हैं? नहीं, अब एक नंबर ऑफ जॉब्स कितना है और इंडस्ट्री कितना हायर करती है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, और एक बात है कि अगर बैचलर्स भी नहीं हुआ है पर मास्टर्स का प्लेसमेंट कई डिसिप्लिन्स में काफ़ी अच्छा हुआ है। और कई कंपनीज हैं खास करके जो मल्टीनेशनल रिसर्च करते हैं, वो तो हमको PhD ग्रेजुएट तो चाहिए। इंडस्ट्री का फीडबैक हमको ये भी मिलता है एम्प्लॉयर से कि आपके एजुकेशन में कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत करिकुलम है। को इम्प्रूव करना या एजुकेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करना या स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना, तो इसमें जो ज़रूरत जो है। आपको ये इंडस्ट्री से इस तरह का फीडबैक मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आप लोग उस फीडबैक के आधार पे अपने कैरिकुलम या अपने सिलेबस में कोई परिवर्तन करते हैं जिससे कि इंडस्ट्री के हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार किया जा सके? बिल्कुल। हम IITs में, सारे IITs में, नए IITs भी ले लीजिए, हाँ, सब में रेगुलरली करिकुलम अपडेट होता रहता है। 3 साल 5 साल में एक रिव्यू होता है, 10 साल में मेजर रिव्यू होता है, और लगातार नए टेक्निक्स, नए कोर्सेस ऐड होते रहते हैं। जी। मैं एक सवाल धनंजय जी आपसे जानना चाहूँगी। अभी हमने बताया कि AICTE जिसके तहत 3288 कॉलेजेस इंजीनियरिंग के आते हैं, वहाँ पर अगर हम जॉब प्लेसमेंट देखें तो वो IIT से और भी बहुत कम 40% के आसपास है। वहाँ पे आपने कहा कि हम 3 साल 4 साल 5 साल पे अपने सिलेबस, अपने करिकुलम वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बदलाव हो रहा है? मैंने तो एक रिपोर्ट पिछले साल मार्च में पढ़ी थी जिसके मुताबिक तमिलनाडु में 1 लाख से 1.25 लाख के करीब तो सीट वैकेंट रह गई थी, वहाँ पे लोग पढ़ने ही नहीं आए इंजीनियरिंग। अमृता जी, बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और जो प्रोफेसर साहब ने बताया, आप सिंपली ये देखें कि दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, दुनिया क्या है, कस्टमर्स हैं जो हमारे, उनके लिए जो हम इंजीनियरिंग जॉब्स, जिस तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए, जिस तरह की स्किल्स चाहिए, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे और शशि जी भी कह रहे थे, हम उस पेस पे कहाँ हैं? हम नहीं हैं उस पेस पे। मतलब हम गलत कह रहे होंगे अगर ये कहें कि नहीं जी हमारी सारी संस्थाएं बहुत तेज़ी से करिकुलम चेंज कर रही हैं, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से हमारा कस्टमर बदल रहा है। ये नहीं है ऐसा। सच ये है कि हमें हमारी रफ्तार को मैच करना है कस्टमर से। वही कस्टमर है जो इंडस्ट्री से सामान चीज़ें खरीदता है और इंडस्ट्री उस कस्टमर के लिए ही सामान बनाती है। तो वहाँ पे जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत से हमारा एजुकेशन सिस्टम मैच नहीं कर रहा है। ये सच है। तो वो प्रॉब्लम तो आएगी उसमें। और दूसरी चीज ये भी है कि हम सिर्फ ये कह दें, एक सिर्फ यही बात नहीं है। मैं सुधीर जी आपको भी इसमें शामिल करना चाहूंगी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करके अपने संस्थानों से निकलते हैं उनको इंडस्ट्री भी ट्रेनिंग देती है और इंडस्ट्री भी ट्रेन करके उस योग्य बनाती है जिसमें जो वक्त के साथ चैलेंजेस आते हैं उसके अनुसार वो ढल सकें। क्या इंडस्ट्री इसके लिए कोई प्रयास कर रही है? मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, चलिए वर्ल्ड को छोड़ें, इंडिया तक लें, भारतवर्ष में ही जॉब्स कम हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। अब देखिए इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं हो रही, मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब नहीं मिल रही। अब 0.6% 7% ग्रोथ है कंपेयर टू 2014 में 7% थी। इसका मतलब जॉब नहीं है। केमिकल इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए तो जॉब बिल्कुल नहीं है। कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। अब जब जो जॉब्स आ रही हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो है रोड, मेट्रोज़ और रेलवेज़। अब इन 3 सेक्टर में हमारे जो आ रहे हैं इंजीनियर्स कॉलेजेस में, वो नहीं है ट्रेंड। हमारे मोस्टली इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल स्टेज में होते हैं जब वो छोड़ते हैं कॉलेज। तो हमारी एसोसिएशन और दूसरी एसोसिएशन मिलके एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाह रही हैं, जिसमें हम उनको ट्रेन करें कि आप पहले 6 महीने और 3 महीने जो भी है इंटर्नशिप करें, उसको सीखें और उसके बाद ही आप किसी जॉब में जाएं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो मिडिल लेवल के इंजीनियर्स एक्सपीरियंस वाले हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, किसी सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। अब मेट्रो में बड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन में,
पर हमारे देश में उस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस हुई है दिल्ली मेट्रो से, और अभी भी हमारे जहाँ स्टिल हमारे पास नहीं है। उसकी वजह से फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, और हमारे जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बनते हैं वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और देश के जो अच्छे अच्छे कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्म्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो मतलब वो डेवलपमेंट प्रोसेस में ही नहीं आ पाते। तो उससे यह है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज करके उसमें कोई नॉर्म देना चाहिए कि इतने परसेंटेज लोग इंडियंस होने चाहिए, अगर फॉरेन भी आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जॉब जनरेशन ही नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं आ रही। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जॉब संकट ऑटोमोबाइल को मीट करना है तो थोड़ा नीतियों में भी परिवर्तन करना चाहिए। मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे, जो ओवरऑल आईटी उद्योग है वो इस समय देश में करीब $150 बिलियन का है, और उम्मीद की जा रही है कि इसको $350 बिलियन बनाना है। उद्योग का संकट ये है, ये $350 बिलियन 2025 तक कैसे आप लोग पूरा करेंगे इस टारगेट को? अगर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जो लोग नौकरी हैं उनके सामने हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि कब नौकरी चली जाएगी, उनको बेहतर स्किल नहीं मिलेगा, तो ये अचीव कैसे कर पाएंगे आप लोग इस टारगेट को? इतना घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति है नहीं। ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, जो डिग्री एक जना हासिल करता है और जो जॉब है उसके बीच में गैप है, वो गैप को हमें पूरा करना चाहिए। डिग्री जो है उस पर्पस को सर्व करना चाहिए जो जॉब का पर्पस है। तो इन लोगों से भी मैं कहूँगा, यूथ से भी, अगर मैं आज इंजीनियरिंग करके मैं आया हूँ तो मैं ये ना देखूँ कि पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि ऐसा जॉब मुझे चाहिए। नहीं, मुझे जॉब चाहिए, पहले मैं जॉब लूँ। हो सकता है 1-2 साल में मैं सही जगह पर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं ये ना सोचूं अगर वो जॉब नहीं मिलता जो मुझे पसंद है तो मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन एक कंपनीज की भी, कॉर्पोरेट की हो या गवर्नमेंट की हो, कंपनीज की भी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जब भी बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, चाहे वो ऑटोमेशन की हो या 3D प्रिंटिंग की हो या क्लाउड कंप्यूटिंग की हो, जिस भी चीज़ की हो, उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए, उसकी ट्रेनिंग पर उतना इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो लोग वक्त की ज़रूरतों को के हिसाब से मीट कर सकें और आपके साथ बने रहें। क्या ये संभव नहीं है? ये जिम्मेवारी जो ना एक तरफा नहीं होती। हाँ, सबसे पहले मैं एज ए एम्प्लॉय, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं वो करूं जो कंपनी को मुझसे फ़ायदा तो हो। मैं कंपनी पे बोझ बन के जाऊँगा, कौन कंपनी मुझे रखेगी? तो पहले मेरे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जहां मैं जाऊं ऐसा काम करूं, इतनी मेहनत करूं कि उस कंपनी को मुझसे फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं तो आप ये बताइए कि क्या 100% लोग आपके यहाँ उतने ही जज्बे वाले होते हैं कि आप सबको ट्रेनिंग दे सकें, या कुछ लोग एवरेज भी होते हैं और कुछ लोग बिलो एवरेज भी होते हैं? हमें उनको समझाना पड़ता है, हमें उनको मेंटेन करना, हमें उनको बताना पड़ता है, देखो काम करे बिना कोई विकल्प है नहीं, और सीखोगे कहाँ से? काम करके सीखोगे। तो उनको सही रास्ते पे रखना पड़ता है हमें, और वो क्यों हमारे पास अनुभव होता है तो हम उनको बता सकते हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि बिना काम के काम चल जाए, हमेशा मुश्किल में रहेंगे। अगर वो सोच रहे हैं कि काम करने से सीखने को मिलता है, उनको कोई मुश्किल नहीं है, वो ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, और उनको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, ये सोच के आता है जॉब मुझे परमानेंट चाहिए, काम मैं करूंगा नहीं, उसको हमेशा मुश्किल रहने वाली है। अमृता, आईटी इंडस्ट्री में और जो फ्रेशर्स लेते हैं कॉलेज से, उनको 3 महीने से 6 महीना ट्रेनिंग देते हैं कंपनी के सैलरी देते हैं, कंपनी उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी इन्फोसिस लीजिए, 10,000 आदमी को ट्रेनिंग दे सकते हैं मैसूर में। TCS में, त्रिवेंद्रम में है बड़ा, 5,000 आदमी को। तो हर एक कंपनी ट्रेनिंग देकर ही लेते हैं, क्योंकि जो आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से वो लोग कंप्यूटर कोड नहीं लिख सकते हैं। तो ये गलत है कि कंप्यूटर कंपनीज कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ऑल कंपनीज अभी जो बोल रही हैं कि ये सब नया स्किल्स आया है, क्लाउड आया है, एनालिटिक्स आया है, सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज है, यू हैव टू लर्न, बिकॉज इफ यू डोंट लर्न यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर विद अस। तो वो लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि टुमारो यू गो अवे, बट क्या हो गया कि मेनी पीपल कैन नॉट, उन्होंने जो 30 या 35 हो गए उनका दे कैन नॉट लर्न। नहीं, ये जो अभी हमने जो चर्चा की, ये मौजूदा संकट और तत्काल में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात की, लेकिन मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि इस तात्कालिक चुनौती को मीट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और भविष्य की किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए, ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम दुनिया की महाशक्ति बनने की तैयारी करने वाले देश इस चुनौती को कैसे निपटेंगे? मैडम, वन थिंग इज
इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर आईटी। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के लिए काफी आदमी चाहिए। अभी ब्रॉडबैंड आ गया पूरा देश में, पूरा पंचायत में है, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज तो आईटी के साथ ही लगेगा, लोकल लैंग्वेज में जाए। बट उसके लिए सेम पीपल हु आर वर्किंग इन दिस लार्ज कंपनीज, उनका सैलरी ज्यादा है। कंपनीज वहाँ, बिकॉज प्राइसेस, गवर्नमेंट का प्राइसेस थोड़ा कम है, इंडियन प्राइसेस विल बी लोअर देन अमेरिकन प्राइसेस असली में। सो दे हैव टू, पीपल हैव टू टेक प्राइस कट्स एंड कम, दैट इज वन। सेकेंडली, इफ यू लुक एट इंजीनियर्स जो अभी आ रहे हैं, लास्ट 10 साल में आईटी में ही आए हैं, 10 साल आगे उनको 3 लाख सैलरी था, आज भी 3 लाख है, उसका सैलरी ज्यादा नहीं हुआ। बट वंस यू ज्वाइन द कंपनी, 10 साल में 3 लाख से आपको 15 लाख या 20 लाख हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। बट सेम 20 लाख कंपनी बोलते हैं तुम डोमेस्टिक मार्केट में काम करो, वी कैन नॉट गिव यू 20 लाख बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग मनी। हाँ, लेकिन जब जॉब संकट आएगी तो हो सकता है ये इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी लोग तैयार हो जाएं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब जॉब का संकट होगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा और लोग इसके लिए भी एडजस्ट कर लेंगे। पर मेजर इशू ये है कि क्या हम भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार कर पा रहे हैं? क्या हमारी सोच में कोई प्रॉब्लम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रेडर्स की भूमिका में हैं, हम अच्छा सा एग्जीक्यूशन तो कर पाते हैं, लेकिन हमको जो भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ये बात करेंगे। शशि कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे पहले हम बात कर रहे थे कि आईटी उद्योग का संकट क्या है और रोज़गार कितने बड़े पैमाने पर लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। एक बात ये भी आई कि हम अपने एग्जीक्यूशन में बहुत बेहतर हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम उसको पढ़ के और उसको आत्मसात करके बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में लैक करते हैं और इस वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम अपने आप को अभी मौजूदा वक्त की चुनौतियों के लिए इक्विप कर भी लें तो हो सकता है 5 साल बाद हम फिर पुराने पड़ जाएं और फिर हम उसी संकट से और संघर्ष कर रहे होंगे। तो इससे निपटने के लिए क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको एड्रेस करने के लिए पहले ना हमको हमारा स्किल पिरामिड को 2 लेवल पे, इंजीनियरिंग स्किल पिरामिड को 2 लेवल पे देखना है। ऑलरेडी इशू रेस किया है कि जहाँ तक सप्लाई का सवाल है, अब 2 लेवल्स पे स्किल्स इंजीनियरिंग होता है। एक तो हाईएस्ट लेवल पे, दैट इज हाई स्किल्स प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, बीटेक, एमटेक। सेकंड है, टू मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इज द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। वो भी इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, इंजीनियरिंग जॉब्स में, विच आर ट्रेन्ड इन प्रोबेबली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। क्या होता है, इसका एक डिमांड साइड भी है। हमेशा हम स्किल की बात जब करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हम सप्लाई साइड को ही देखते हैं। जनरल साहब अभी कहा, से देयर इज अ डिमांड साइड ऑफ स्किल्स आल्सो, वेदर द सप्लाई इन द हाईएस्ट इज मैचिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द इंडस्ट्री एट द डिमांड साइड। जी, जहां तक मेरा सवाल है, हमने कुछ सर्वे किया है, हमने क्या देखा है, बहुत सारा जनरली ये कहते हैं कि आप अगर आपका स्किल लेवल्स बढ़ाते हैं, आपका डिमांड साइड में आप वर्टिकल मोबिलिटी ऊपर जाता है। लेकिन इंडिया में ये स्थिति है, जो मैंने पहले कह रहा था, कि आप पहले इधर सप्लाई देखेंगे तो आपका स्किल बहुत हाई है, आपको डिमांड साइड में जब मिलते नहीं है, आप वर्टिकल डाउनवर्ड आता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज वेरी डेंजरस। दिस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ jobs, in terms of incomes. This can create insecurity. This is not a good approach at all. That is where, as our friend from IIT was saying, you need curriculum modification, you need proper, as Dhananjay ji was saying, you need better soft skills and behavioral skills. And second point is industry linkage. For me, industry is the key to create jobs. Okay, I had done a study of industrial training institutes and I can give you the data. एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। जहां जहां इंडस्ट्री लिंकेज स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रांग है, प्लेसमेंट रेट हाई है। जहां जहां इंडस्ट्री लिंकेज स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ वीक है,
प्लेसमेंट रेट्स लो है. सो IIT, why is the placement rate? नहीं, मैं ये बात तो हो गई कि प्लेसमेंट को कैसे बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल लेबर कैसे पैदा किया जाए. मैं तो उससे आगे की बात कर रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम आज की चुनौतियों को मीट कर भी लें, अगर हम अपने, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री अपने लोगों को एटीट्यूड वाइज या और दूसरी सुविधाएं देकर उनको इसके स्किल इस चुनौती के हिसाब से स्किल कर भी दे, तो आने वाले 5 साल में फिर वो स्किल पुरानी हो जाएगी. इसके बाद 5 साल में फिर वो स्किल पुरानी हो जाएगी. मेरा सवाल ये है कि इस सोच को कैसे बदलेंगे, जहां पर हम केवल स्किल लेबर पैदा करना चाहते हैं, हम केवल एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहते हैं, हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना चाहते, हम ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते हैं, हम रिसर्च में आगे नहीं बढ़ना चाहते. ऐसा क्यों? हमारे यहाँ बहुत अच्छे चिकित्सक और डॉक्टर पैदा हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ नोबेल प्राइज नहीं आती. ऐसा क्यों है? आपने ही पहले इसको कहा था. सबसे पहले स्किल्स क्रिएट जॉब्स, ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जॉब्स क्रिएट स्किल्स. जो जॉब्स में आप है, आप इसमें रिसर्च करो, इनोवेट करो, तब आपका स्किल्स बढ़ता है. अगर आप स्किल्स क्रिएट जॉब्स, मैं सेटिस्फाइड हूं. दैट इज वेयर यू आर सेइंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. In fact, I can tell you, in many countries, many big companies, bargaining wage पे नहीं होता है, skill पे होता है. You bargain on skills so that you know you are never out of the market. You have and make innovation as the centerpiece. Every company should innovate ideas. हमारे यहाँ कंपनियों का इस पर जोर है कि कोई इनोवेशन कराने की तरफ उनका ध्यान रहता है. कभी आप इंसेंटिवाइज करना चाहिए. अगर कोई आपको आइडियाज दे रहा है, हमारा यहाँ सिस्टम में एक छोटा प्रॉब्लम है. बहुत बार हम पेनल्टी सेंटर्ड है. समझ गए? आप नहीं करेंगे, मैं आपको हटा दूंगा. आप अच्छे से करेंगे तो You understand the point? I would want incentive to be the core. जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अमृता जी, बहुत अच्छी बात रखी इन्होंने, शशि जी ने. अगर जो फ्यूचर की बात आप कर रही हैं, अगर ये चैलेंज लें कि जब दुनिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया में है, तो जब इंसान यहाँ पे रहते हैं और जब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिंदल साहब जैसे और स्टूडेंट्स हैं इतने ब्राइट, अगर ये कहें कि साहब हमारा एस्पिरेशन सिर्फ गूगल और फेसबुक में काम करने का नहीं है, आप हमको फंड कीजिए, हम आपके लिए गूगल और फेसबुक से बेहतर कंपनी हिंदुस्तान में बनाएंगे, वो हमारा सस्टेनेबल एज बनेगा. वो हमारे लिए वो ऐसा रास्ता बनेगा कि फिर हम अपने आप से कॉम्पीट कर रहे होंगे कि भाई हम अगला कर्व क्या बनाएं और दुनिया उसको फॉलो करेगी. जो पॉइंट आप कह रही हैं, जब तक हमारा माइंडसेट ये है कि हमें कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, सिर्फ फंक्शनल कैपेबिलिटीज पे मिल जाए, ये समस्या बनी रही जी. और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो 1% से भी कम रिसर्च पे खर्च होता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे उस 0.86% का भी केवल 4% रिसर्च पे खर्च होता है. तो ऐसी स्थिति में हम उस टारगेट को कहाँ से अचीव कर पाएंगे जिसमें हम दुनिया में लीडर बन सके. देखिए, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है जिसका हम खूब दावा करते हैं, हमारे पास ट्रेडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे ट्रेडर्स माने जाते हैं दुनिया में. इसमें भी कोई कमी नहीं है कि हो सकता है आने वाले आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले दिनों में हम मीट कर लें, लेकिन आने वाले 50 साल की चुनौतियां, 20 साल की चुनौतियों को मीट करने के लिए क्या हमें रिसर्च की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? और क्या इस तरह की सोच से कि हम सिर्फ 1% से भी कम में रिसर्च करवा लें, हम कुछ अचीव कर सकते हैं उस चुनौती को जिसकी तरफ दुनिया देख रही है या जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 20 साल का टाइम फ्रेम देखते हैं तो फिर बैचलर्स एजुकेशन का रिलेवेंस दिखता है कि एजुकेशन जो भी है, चाहे BA हो चाहे BE हो, वो आपको जॉब के लिए ही नहीं बनाता है, वो आपको अगले 20 साल के लिए कैरेक्टर कैपेबिलिटीज़ देता है आपको. ये है एजुकेशन का मेन मकसद. और कोई टीचर ये भी कहते हैं कि पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ टू लर्न हाउ टू लर्न. ये तो एजुकेशन, अगर एक ही जॉब लेना है तो भी ये क्लियर है, जो अभी आपने सुना है कि हर कोई इंडस्ट्री का अपना सेक्टर इतना स्पेशलाइज्ड है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट को लेके 1 साल की ट्रेनिंग देता ही है. तो ये सोचना कि बैचलर डिग्री के बाद इमीडिएटली एम्प्लॉयबल सब हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता. तो एक पार्ट तो ये है. जो आपने रिसर्च की बात की, ये बिल्कुल ठीक है कि मान लो कल हम सोचते हैं कि कोई
बड़ा प्रोजेक्ट हो कुछ हो वो अपने आप बनाएंगे हम। अब उसके लिए आपको रिसर्च इंजीनियर्स की ज़रूरत है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएंगे उसमें, फिर आपको स्किल बेस चाहिए, तो टोटल जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। और जब तक आप उस पाथ पे नहीं जाएंगे तब तक उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। और ये स्ट्रेटजी 20 साल की है कि आज अगर आप बोलेंगे कि रेलवे के लिए हम अपने आप अपना लोकोमोटिव बनाएंगे तो ठीक है, 5 साल तक मुश्किलें होंगी बनाने में, फिर बनेगा। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, उसमें हमें और लोग चाहिए। तो इस तरह से फिर हमारे employment एजुकेशनल बनेगी। इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की कोई बहस होती है, कोई डिस्कशन होता है, कोई ब्लूप्रिंट है हमारे पास क्या कि हम आने वाले 20 सालों में क्या करना चाहते हैं? कभी कोई बात आती है इस तरह की? बहस बहुत होती है, बहुत लोग हमको चिंता भी रहती है कि बहुत बड़ा हो क्यों नहीं रहे हम हमारे पास आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, कई इनोवेशंस भी करते हैं। कई इनोवेशन आप देखते भी हैं रोज़ की ज़िंदगी में जो फैकल्टी के साथ मिलकर इंडस्ट्री ने करी है, पर ये एक एक दो एग्जांपल्स बन के रह जाते हैं। इनको बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। अमिता जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में कुछ साल पहले तक बैंक के एम्प्लॉयज़ घर से बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये सोचना भी संभव नहीं था, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक नीड आई जो IIT दिल्ली ने, इनफैक्ट इनके स्टूडेंट्स ने पूरी करी। एक बैंक है हमारे यहाँ ICICI बैंक, उनको ये लगता था कि महिलाएं नौकरियां छोड़ देती हैं तमाम वजहों से, तो जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको रिटेन कैसे करें। तो देखिए 2 चैलेंज हैं, एक कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करें, और बैंकिंग घर से कैसे संभव हो कि एम्प्लॉय घर पे बैठ के बैंकिंग ऑपरेशंस रन करें। उन्होंने एक हाथ मिलाया IIT दिल्ली से, इनके स्टूडेंट्स ने ही एक ऐसी कोडिंग तैयार करी कि आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर में ICICI में एक लेवल पे महिलाएं घर से बैठ करके काम कर सकती हैं। ये एक एग्जांपल है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई ऐसा इनोवेशन है कि जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन एक ज़रूरत थी, एक नहीं, सोच मैं थी। ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे इनोवेशन और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर ऐसे इनोवेशन लगातार होते जी, रहें जी। तो हमारे यहाँ ये जो जॉब्स की चुनौतियाँ हैं वो आए ही नहीं, पैदा ही ना हो। तो फिर अगर किसी की एक जगह से जॉब जाती है, उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिल्कुल अमृता जी, बिल्कुल। दूसरा है कि जब देखो, जहाँ तक स्किल्स की सवाल है, स्किल्स एक्वायर करने के बाद आप 2 टाइप का जॉब्स को आप चुन सकते हैं। एक है कि आप एक वेज और सैलरीड एम्प्लॉय, अनदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारा यहाँ एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट ऑप्शन हमेशा वेज एंड सैलरीड एम्प्लॉय पर है, वेयर एज इश्यूज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन अगर आप फोकस दे देंगे, इंस्टेड ऑफ जॉब सर्चर्स यू विल हैव जॉब क्रिएटर्स। अपॉर्चुनिटीज आर इन अबंडेंस। हाँ, हमें देखने का जरूरत है। हम कह रहे हैं डिग्री मिल गई, हमारे पास तो लाइसेंस है जॉब का, हाँ। जॉब क्यों नहीं मिल रहा? वो एटीट्यूड में कमी है हमारी। करेक्ट। डिग्री इज नॉट ए लाइसेंस टू क्या जॉब। वाकई एटीट्यूड में कमी है या कोई और प्रॉब्लम है? आप लोगों से मैं सीधे सवाल लेना चाहती हूँ। सभी पैनल से पूछना चाह रहा हूँ कि जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर तो कंपनियाँ आती हैं, जो स्टेट लेवल पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ तो कोई कंपनी आती ही नहीं है, ठीक है। और वो जब वो जॉब लेने जाता है किसी कंपनी पर, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वहाँ पर आपका इंडस्ट्री में कोई लिंक हो, कोई आपका जान पहचान का या कोई रिलेटिव या कुछ भी, तो वो जब तक वो लिंक नहीं होगा आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। देखो मैं बताता हूँ आपको एक बात का ध्यान रखना आप, हम अपनी कंपनी में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान रखते हैं कहीं ये निकल ना जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं कोई और इसको कुछ ऑफर ना कर दे। तो हम चाहते ही नहीं कि वो निकले, इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहा है। नहीं, जहाँ भी आप लेकिन अच्छा जिंदल काम साहब करेंगे। वो तो जब आपके पास जा पाएगा तब तो वो तो कह रहा है हम जा ही नहीं पाते नहीं, ऐसी नहीं, जगह पे। मैं ऐसा- उनसे भी ऐसा- जानना चाहती हूँ। सुधीर जी काफ़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुधीर जी, जो छोटी जगहों में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो प्लेसमेंट में भी इसलिए दिक्कत आती है कि उनके पास कोई सीधा तरीका नहीं होता है। तो उनके प्लेसमेंट के लिए आप लोग की तरफ से क्या संभावनाएं हैं और क्या आप लोग करते हैं? और अगर जॉब सिचुएशन इस तरह की है देश में जहाँ पे लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घटती जा रही हैं, तब उन बच्चों के लिए कितनी चिंता की बात है? नहीं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। 2-2 साल वो घर पे बैठ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। जी। मैं 2-3 ऐसे कॉलेजेस में गया था, उनकी मेन इशू ये है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स ही नहीं है। कॉलेजेस तो हमने खोल दिए हैं पर हमारे पास ना टीचर्स हैं ना फैसिलिटीज हैं, कोई वर्कशॉप नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब उनके लिए जॉब लेना बहुत मुश्किल है। अगर IIT के लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जॉब मिल नहीं सकती।
हम आपसे मैं पूरी सहमत हूँ आपसे कि हमारे यहाँ देश में प्लानिंग का कोई नाम नहीं है। प्लानिंग का हम सिर्फ पेपर में बोलते हैं, पर प्लान नहीं करते कि 5 साल में क्या चेंज होने लगा है, उसके हिसाब से हमें क्या करिकुलम में चेंज आनी चाहिए और कैसे उसको डेवलप करें कॉलेजेस में कि जो आए बच्चे वो स्किल्ड हों टू डू द जॉब। जो लोग अब प्लानिंग training करने की वाले बात लोग आई, हैं, क्या कभी उन IT लोगों से में आप लोगों का डायलॉग होता है कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है? जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें कैसे इसको मीट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कोई बातचीत होती है? किसी के पास ब्लूप्रिंट है देश में कि ये जो रोजगार की चुनौती आई है उससे कैसे निपटा जाए? ये कोई बातचीत नहीं होती है। मैं ये चाहूँगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री इसमें इनिशिएटिव ले, जिसमें वो कॉलेजेस को और इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें। अब इंडस्ट्री को मालूम है क्या चाहिए हमें, तो कॉलेज प्रोफेसर्स को नहीं मालूम क्या चाहिए। वो तो अपने टीचिंग में बिजी हैं और रिसर्च में बिजी हैं, पर जो इंडस्ट्री जो डिमांड है वो किसी को मालूम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मेट्रोज में जो इंडस्ट्री को मालूम है वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को नहीं मालूम है। जी, तो ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है कि जो इंजीनियर्स रेगुलेशन में आए वो सर्टिफाई कर पाए, प्रॉपर लाइसेंस हो और उस हिसाब से वो काम करें। हर आदमी बोलता है वो अच्छा डिजाइन कर सकता है, उसमें फेलियर्स होते हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही फेलियर हो जाते हैं, डिजास्टर होते हैं। अभी कोलकाता में ब्रिज हुआ था 2 साल पहले जो कोलैप्स हो गया था। जी, उसके लिए इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना चाहिए और वो भी एचआरडी के इनिशिएटिव में है। हम उनसे बहुत सालों से बात कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, वो जो भी रीजन है, पर वो भी आना हमारे देश में जरूरी है। जी, अगला तो इस सवाल। हिसाब से हमारी प्लानिंग में बहुत कमियां हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं, बोलिए। सर, आपने जैसा कहा कि नॉट जस्ट स्किल क्रिएट्स जॉब बट ऑल्सो जॉब क्रिएट्स स्किल, लेकिन सर मैं पिछले दिनों में 15 मई के आसपास बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक बिजनेस एनालिसिस्ट है, तो उसमें था मेंशन सर कि जो एक तो जॉब क्रिएशन कम तो हो रहा है एक प्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन सर जो फायर ऑफ किए जा रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज से निकाले जा रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो 35+ के एज की है। तो क्या सर वो वर्ल्ड लेवल पे या फिर ग्लोबली compete नहीं कर पा रहे हैं या फिर एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी कॉम्पिटेंस को उस मायने पे? सबसे पहले आपने जो सवाल उठा आपसे आने से पहले, एक है कि देखो, जहाँ तक जॉब्स का सवाल है, इसमें एक इश्यू है जॉब मैचिंग। इसमें गवर्नमेंट बहुत चीज़ कर सकते हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कहते हैं इसको। जॉब, आप एक जॉब सीकर है, साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप दोनों में कैसे कनेक्ट होता है? इधर टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, we can use technology. Already Ministry of Labour and Employment has started a national career service. अब प्लीज इसका पोर्टल में जाइए, आप रजिस्टर कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, और आप इसमें काउंसलिंग भी ले सकते हैं फिजिकल सेंटर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जिससे, और इसके साथ हमको जोड़ना है जो आप कह रहे थे कि आने वाला 3-4 सालों में क्या स्किल्स डिमांड करेंगे, उसमें as sir was saying, उसमें फोकस होना चाहिए करिकुलम। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। से टेक्नोलॉजी साइकिल इज चेंजिंग सो फास्ट। से 1960 to 1990 टेक्नोलॉजी साइकिल का लेंथ था 25 इयर्स इंडिया में। एक टेक्नोलॉजी दूसरा टेक्नोलॉजी को कंप्लीट चेंज करने में। आप 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का किताब पढ़िए, उसमें बहुत क्लियरली जो स्पेसिफाई 25 साल में परिवर्तन होता था, 5 साल में परिवर्तन हो रहा है। जी, See, he is asking about the 35-year-old people being laid off. वही तो आप बता रहे हैं ना। Now, वो जो 35-year-old person 10-15 साल आगे पास किया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, 12 साल आगे। Now, वो जो स्किल्स है 12 साल के आगे, अभी उसका स्किल नया है, he has not learnt, so he is not unemployable in today's thing. उतना सैलरी कंपनीज देने के लिए तैयारी नहीं है, because they will get a person like you at who knows latest skills and he can come at maybe half the price. और एक चीज़ और जो अभी साहब ने बोली, उसमें ये देखिए कि जैसे जिन्होंने एग्जांपल दिया, हिंदुस्तान की एक कंपनी हमारे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स को एक जगह रखती है बेंगलोर में, ठीक है। अब जीएसटी आने वाला है। अब जीएसटी के लिए भी जो जॉब पे आप स्किल डेवलप करने की बात कर रहे थे, जीएसटी पूरे हिंदुस्तान के लिए नया कॉन्सेप्ट है।
वो भी कोई डेवलप करेगा। तो जो आप कह रहे थे संदीप जी की, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही इंसान डेवलप करे जो 35 प्लस था। हो सकता है आप जैसे यंगस्टर्स उसको डेवलप करें। तो जो टीम बनाई उस कंपनी ने जीएसटी का प्लेटफॉर्म सारे स्टेट सबको जोड़ने के लिए, तो ये बिल्कुल सच कहा है आपने शशि जी ने कि स्किल्स बढ़ती हैं। लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि ये कोई नई बात है। ये तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो पुराने वक्त में भी लोग अपने स्किल्स डेवलप करते थे और आगे बढ़ते थे। जिसने भी अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश की वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं डेवलप करने की कोशिश की वो वहीं का वहीं रह गया। सस्टेनेबल मॉडल है हाँ, जो अपने आप परिवर्तन करके अपने आप को अपडेट रखता है, वो सरवाइव करता है। फिटेस्ट हैज टू सरवाइव। और दूसरा कोई तरीका नहीं है जी। आप अभी अखबार में देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में कितने लोग, कितनी कंपनियां लाखों रुपए देके अपने एड्स छापती हैं। जॉब कम नहीं हो रहे हैं। जाकर के उधर कोशिश करना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ डेवलप होगा स्किल आपका और आप मेल स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे। जी, मैं अगला सवाल लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन का में कुछ पॉइंट्स थे। जैसे सर ने कहा, जिंदल सर ने, कि कम सैलरी में जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हमें अपनी स्किल्स को शार्प करना है। तो आई थिंक इंडस्ट्री इज डिमांडिंग फॉर लर्न, अनलर्न, रीलर्न। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वो कहती है कि 2014 के बाद आईटी में जो बच्चे जा रहे थे वो सैचुरेट हो चुके हैं। उसके बाद नेचुरल साइंस में जो स्पेसिफिकली आपको रिसर्च की तरफ लेके जाता है वहाँ बच्चों ने ज़्यादा स्टार्ट करा। बट अभी भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे जो अदर स्टूडेंट्स हैं, उनका ये परसेप्शन आज भी वही है कि इंजीनियरिंग करेंगे और जॉब मिल जाएगा। तो अगर हम रिसर्च में नहीं जाएंगे तो हमें वही और कंट्रीज से बोलना पड़ेगा कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए, भीख मांगनी पड़ेगी। और अगर हम रिसर्च में जाएंगे तो हमारे जो ये सैचुरेशन के बाद जो कुछ बच्चों ने मूव आउट किया है उनको भी जॉब मिलेगा, रिसर्च में हमारा नाम भी होगा और हमें टेक्नोलॉजी के लिए भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो आपका सवाल से ज्यादा जवाब हो गया और अच्छा जवाब था। एक छोटा सा पॉइंट और था कि जैसे ऑटोमेशन की यहाँ पे लोगों ने बात करी। कल ही रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि जितने जॉब्स, अगर 2 जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से जाती हैं तो वो 10 जॉब्स क्रिएट करता है। तो वही अगर हम अपना स्किल सेट चेंज कर दें, जो इंजीनियर है वो एक जो भी काम कर रहा है वो ऑटोमेशन में भी वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमें अपनी ही स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा शार्प करनी पड़ेंगी टू बी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट। थैंक यू जी। एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, हमारे पास वक्त की कमी है। अब जब आज़ादी के वक्त में 1950-60 के दौरान एग्रीकल्चरल क्राइसिस थी, हमारे पास 37 करोड़ जनता को खिलाने के लिए अनाज नहीं होता था। आज हमारे पास 130 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए ही नहीं, निर्यात करने के लिए भी अनाज है। हमने इतनी तरक्की की, इसका मतलब हमने एग्रीकल्चरल साइंस में तरक्की की, हमने उसकी तरफ ध्यान दिया। हमने एटॉमिक साइंस में तरक्की की, हमने न्यूक्लियर साइंस में, स्पेस साइंस में तरक्की की। स्पेशली स्पेस साइंस में तो आज दुनिया भर के देश हमसे मदद मांगते हैं अपने स्पेस शटल छोड़ने के लिए। हमने बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की की। तो क्यों नहीं हम आईटी सेक्टर में तरक्की कर पा रहे हैं? इसका कोई जवाब अगर आप लोग देना चाहें। इसके लिए आईटी से थोड़ा हटके बाकी सब देखना पड़ेगा। हमारा हुआ क्या देश में कि हम सब आईटी वाईटी करके इतने जुड़ गए उसमें कि हम ये भूल गए कि सबसे बड़ी समस्या देश में आज पीने के पानी की है। तो उससे बड़ी समस्या पोल्यूशन देखिए आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी जॉब्स चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। उसके लिए हमें ट्रेनिंग करके आईटी के बाहर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें ग्रो करके सोल्यूशन निकल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सिर्फ आईटी तक सीमित होकर ना देखा जाए, उससे आगे बढ़कर देखना चाहिए। जी। One more thing, to look at bioinformatics. There are jobs and more jobs available in bioinformatics. Same people can work in bioinformatics. There are plenty of jobs. We are doing a lot of work for that industry. Life sciences is growing. You don't have to be a doctor to be in that industry. I think like हमको टेक्नोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अगर आप बोलेंगे कि इटली में ड्राइवरलेस ट्रेन्स आ गया, इंडिया में मे बी ड्राइवरलेस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू आवर अडेप्टिवनेस. We don't have to demonstrate what others are doing in terms of technology. We need to, as you said, when, say, agriculture crisis, say, we had a different kind of agriculture crisis than many other countries. So we followed a different system. So we have to have more of अपनी जरूरत के हिसाब से रिसर्च करना है और अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है. For example,
say robotization. The problem will be you focus on robotization, your profit rates will go, your labor income shares will decline, nobody will demand anything, and where will the industry create jobs? Correct. This is what we have to think. We have to start thinking of maintaining a balance between टेक्नोलॉजी, मेरे विचार से टेक्नोलॉजी को हम पॉजिटिवली देखना चाहिए. टेक्नोलॉजी जॉब्स क्रिएट करता है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जॉब्स डिस्ट्रैक्ट भी करता है. ये इसमें कोई से डराने की बात नहीं है. सो वी शुड, लेकिन हमें उससे आगे की सोच रखनी पड़ेगी. जी, There should be, I have a feeling you are asking about उनके बच्चे क्या होगा. यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोलकर आएगा. They will be given salaries maybe 5,000 or 10,000 per month. काम नहीं करना है, घर में रहो. मैं बड़े पैमाने पर देश के लेवल पर किस तरह का मॉडल अपनाने की ज़रूरत है, किस तरह से अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो रोज़गार की चुनौती पैदा हुई है सिर्फ इसी को मीट करने पर हमारा ध्यान ना हो, बल्कि हम जो है एग्जीक्यूशन से आगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पर अपना फोकस कर सकें. सुधीर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. मैं ये बोलना एक तो चाह रहा था कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कि एक स्किल से दूसरे स्किल में ट्रांसफर कर लें, वो पॉसिबल नहीं है. ओह जी, जो आदमी जिस स्किल में रहता है वही कर पाता है. वो कुछ रेयर लोग शायद कर भी ले, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते. जी हाँ, तो ये ट्रांसफर ऑफ स्किल कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा. एक तो ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखता है, और आपका अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस बैंकिंग में है तो आप तो बायोटेक्नोलॉजी में नहीं ले रहा और एरियाज में नहीं ले रहा. जस्ट एन एग्जांपल. तो वो अपना स्किल वही रहता है, उसी में डेवलप करना चाहिए. अब जैसे बोला ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, तो उसको वो दूसरे स्किल में नहीं जा सकता. हमें जॉब जनरेशन इंक्रीज करना है इंडिया में, वो ओवरऑल बहुत कम है, हर चीज में कम हो रहा है ड्यू टू ऑटोमेशन, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग. नहीं, ये तो हमने बात कर ली कि हर चीज में जॉब जनरेशन कम हो रहा है और उसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें क्या करना होगा, मैं ये बात करना चाहती हूँ. आपके नज़र में लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए, और देश के लेवल पे सरकार को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री के लोगों को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए? हाँ, तो कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को ये देखना है कि हमारी फ्यूचर प्लान में कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाली है, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए. हमारे जो कॉलेजेस में उस हिसाब से चेंजेस करें और उस हिसाब से ट्रेनिंग स्पेशल स्किल्स डेवलप करें अमंग द एम्प्लॉयज़. जी. एंड हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं है. एम्प्लॉयर उसको स्टेट जॉब पे डाल देता है. वो सिविल इंजीनियर आया, उसको साइट पे भेज देते हैं, फ्रेश इंजीनियर, और उसको कोई नॉलेज नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना. जी. वो एफर्ट नहीं करता कि इसको हम ट्रेन करें. जी. ये हमारे यहाँ बड़ी बहुत जी. आप कह रहे हैं ट्रेनिंग की जरूरत है. मैं कहना चाहता हूँ कि आईटी को हमें समाज का एक हिस्सा देखने की ज़रूरत है, और समाज की समस्याओं में आईटी कैसे सहयोग कर सकती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए, वहाँ आईटी का जब यूज़ करेंगे तब वो जॉब क्रिएशन होगी, क्योंकि समाज की समस्याएं बदलती रहेंगी और आईटी की ज़रूरतें बदलती रहेंगी. सरकार के स्तर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसको ऊंचा कर दीजिए. अगर हम बच्चे से कहेंगे 5 किलोमीटर दौड़ोगे और आप पास होते हैं, और जबकि समाज की ज़रूरत है कि उसको 15 किलोमीटर दौड़ना है, तो हम उसको समाज के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं. जब हम एक स्तर ऊंचा कर देंगे जो AICTE NAAC के स्तर पे, कि भाई जब आपके एजुकेशन का जो आपने सवाल उठाया, फैकल्टी डेवलपमेंट कैसा हो, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, इंडस्ट्री कैसे कोलैबोरेट करे, तब वो सस्टेनेबल मॉडल है. जी. तो आप ये कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और उसको फिर मीट करने के लिए लोगों को तैयार करिए. तो अगर आदर्श ऊंचे होंगे तो आप जरूर उसमें से कम 50% लोग तो उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, और इससे शायद इस समस्या का कोई समाधान निकल सके. हमें उम्मीद है कि जो तमाम नीति निर्माता लोग हैं वो ज़रूर आप लोगों के इस तरह के सजेशन से कुछ न कुछ सबक लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी धन्यवाद.